हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। रिज़ल्ट आ चुका है, रैंक सब लोग देख चुके हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एएनएम के एग्ज़ाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे या आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट की थी कि मैम पीएनएसटी के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें पीएनएसटी या जिन स्टूडेंट ने पीएनएसटी की एग्ज़ाम दी है वो अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही ये भी बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैडम हमारी ये रैंक है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो आप दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं ये दिखाई दे रही होंगी कि 540 सीटें आई हैं। इसमें आरक्षित श्रेणी की आई है आपकी 144 सीटें। तब ऐसा नहीं है कि जिसकी 144 रैंक होगी उन सबका जनरल कैटेगरी वालों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और अभी भी जो ओबीसी का केस है वो विलंबित है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या 14% आरक्षण मिलेगा। तो उसके आधार पर भी ये सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जो सीटें यहाँ पर दी है उसी को आधार मान लिया जाए। तो देखिए जो भी बाकी जो कैटेगरी है जैसे एसटी, एससी और ओबीसी, यदि इनके मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों के मार्क्स से ज़्यादा होते हैं तो ये यहाँ पर भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एसटी, एससी की जो सीटें आई हैं यहाँ से मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो 20 कैंडिडेट हो गए। तो 20 सीटें यहाँ पर जो थी वो वापस बढ़ जाएगी, यानी कि जो कम नंबर वाले स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और ये 20 सीटें कहाँ से कम हो जाएगी, जनरल कैटेगरी से कम हो जाएगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कभी कभी कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होता है। साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हो चुके हैं तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम तो दी होगी, बट यदि वो प्राइवेट कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते और उनके मार्क्स अच्छे हैं तब भी आप लोगों के लिए कम मार्क्स में चांस बन जाते। पर मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा कम नंबर है, 50, 45, तो आपके सिलेक्शन के चांस नहीं बनते। आपकी रैंक मान लीजिए 2000, 3000, 4000 आई है, तो आप खुद सोच लीजिए कि 540 सीटों में 3000, 4000 रैंक पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब ये रैंक आपको कैसे देखनी है, सबसे पहले 2 रैंक आई होगी आपकी, एक कैटेगरी वाइज रैंक आई होगी और एक आई होगी आपकी कॉन्सोलेटेड रैंक। तो कॉन्सोलेटेड रैंक देखिए आपकी 4000 आ रही है, 5000 आ रही है। उसके बाद कैटेगरी में देखिए, जैसे कैटेगरी में मान लीजिए यहाँ पर 90 सीटें दी हैं इनकी, तो आप यहाँ पर 500 रैंक मान लीजिए, 800 रैंक मान लीजिए, लेकिन 1000, 2000 रैंक तक मानेंगे आप तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए और आप तो भूल जाइए सब कुछ और आगे आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम हमारा टाइम वेस्ट करेंगे और फिर आने वाली एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन से चूक जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की अब हम। इसके साथ ही ये जो और सीटें बची है ये भी देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए 540 सीटें थी, ये इनका विवरण दिया है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये दिखाने में आपका क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये कोई ज़्यादा आपके बताने लायक जानकारी नहीं है, आप ये स्वयं देख के समझ सकते हैं। देखिए अब इसमें आयु सीमा तो आप देख चुके हैं, न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, 1 जुलाई 2020 को जो अधिकतम आयु है सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं के लिए, उनको इससे अधिक वर्ष उनको भी कोई छूट नहीं है। इससे अधिक यदि उनकी आयु हो जाती है तो बाकी एसटी, एससी और ओबीसी वालों को 5 वर्ष की आयु की छूट दी गई है। अब देख लीजिए आगे का देखते हम। कट ऑफ मार्क्स आप लोग जो पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम बेस है कि 45%, यानी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 5% रिलैक्सेशन या 5% रिलैक्सेशन है, यानी 40%, यानी आपके 45% की बात की रही है। यहाँ पे 45 नंबर की बात नहीं की गई है। आप देखिए कितने इसकी बात की गई है। तो आपने एग्ज़ाम दी है, अब आपने जितने भी परसेंटेज आप सभी को निकालना आता है, यहाँ मुझे निकाल के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने मार्क्स का हमारा पेपर है और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा।
यदि आपने 45% अंक प्राप्त किए हैं और जनरल वालों के लिए, और यदि आरक्षित श्रेणी वालों ने 40% अंक प्राप्त किए हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा यानी 4000 5000 रैंक आ रही है तो फिर आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी कमेंट की थी कि मैम GNT बंद हो गई है क्या, क्योंकि अभी तक तो उसके फॉर्म नहीं आए हैं। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि वो एग्ज़ाम बंद हो गई है। यदि वो एग्ज़ाम बंद नहीं हुई है तो कुछ ही दिनों में उसके फॉर्म आ जाएंगे, और यदि साल एंड होते होते भी उसके फॉर्म नहीं आते हैं तो फिर हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम को गवर्नमेंट ने बंद करके इसी एग्ज़ाम के साथ मर्ज कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आरक्षित श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी अनारक्षित पर एडमिशन नहीं ले सकता, बट जो आरक्षित यानी कि इसमें जो बताया गया है कि ST SC ये जो भी हैं ये अपनी योग्यता के अनुसार ओपन में यानी इनके मार्क्स अच्छे हैं। जैसे अभी आपने मेरिट लिस्ट में देखा होगा OBC के 2 कैंडिडेट्स टॉप 10 में यानी फर्स्ट और सेकंड उनकी रैंक है, तो वो अपना एडमिशन जनरल कैटेगरी में लेंगे। तब क्या होगा, जो 2 सीटें हैं OBC की वो खाली रहेंगी, तो जो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इनकी लिस्ट अभी से बना लीजिए। 10वीं की मार्कशीट ले जानी है, ये डेट ऑफ या बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगी। 12th की मार्कशीट ले जानी है, फ़ोटोकॉपी आप 3-3 करा के रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम 2-2 करा के ले जाते हैं और कभी कोई बाय द मिस्टेक उसमें कुछ मिस्टेक निकल आई या ख़राब हो गई या कभी कहीं ज़रूरत पड़ गई या फट गई, फिर आप वहाँ से भागेंगे एक फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, तो एक्स्ट्रा करा लीजिए आप और सबके अलग अलग सेट बना लीजिए। उसके बाद जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, और जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें इसके लिए। अब इसमें कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो देखिए इसके लिए फ़ीस रहेगी। तो आपको जो MP ऑनलाइन के माध्यम से, हम जैसे बार बार पूछा जा रहा है कि मैम कट ऑफ्स क्या होगा, तो जो भी कट ऑफ रिलीज़ किया जाता है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट का बिल्कुल सेम है, तब वहाँ पर उनके जो 12th के मार्क्स है उसको आधार बनाया जाता है। यदि वो भी सेम पाए जाते हैं तो एज को आधार बनाया जाता है। जैसे 12th में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा। अब आपका कैसे होगा, जैसे मेरिट एक बार आपको दे दी है, अभी आ चुका है रिज़ल्ट, इसमें आपकी रैंकिंग आ चुकी है, तब जब अलग से कोई इसके लिए, जैसे ये 2 इसमें आए हुए हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अलग से कोई भी काउंसलिंग नहीं की जाएगी, इसमें लिखा हुआ है नोट, आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आपका एडमिशन होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो भी आपको केंद्र आवंटित होगा, पहले तो ये आप देख लीजिए आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, तो ये जितनी भी जानकारी है आप इस वेबसाइट को खोल के देखेंगे तो ये MP ऑनलाइन पर प्रकाशित की जाएगी। तो MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको काउंसलिंग होगी और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, यानी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है पहले तो, और फिर लिस्ट आ जाएगी आपको सारे कॉलेज, आपको जैसे जैसे चॉइस चाहिए आप फिल कर दीजिए, और उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट फिर जमा करने, यदि आप जो आपको डेट दी गई है उस दिन आप नहीं पहुँच पाते हो तो फिर आपको अनुपस्थित माना जाएगा और आपकी सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जाति प्रमाण पत्र, उसकी फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी उसकी फ़ोटोकॉपी, और यहाँ पर देखिए फिटनेस प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए किसी भी मेडिकल ऑफिसर से। और ये ध्यान रखिए कि कोई मैरिड गर्ल्स है तो यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो वो एडमिशन नहीं ले सकती, उसे अपात्र माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और जो अभी एग्ज़ाम दी है उसकी अंक सूची और उसका प्रवेश पत्र, तो आप प्रवेश पत्र की भी 1-2 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिर बाद में आप पूछेंगे मैडम मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है आप लोगों के लिए। उसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जब भी आपको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको फिर अच्छे मार्क्स से आपके तो आप जनरल में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए जब आप 4 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। ANM में और PNST में दोनों में सेम है, आपको PTS की एक एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, मिलेगी। और यदि आप क्या कर रहे हैं कि देखिए बीच में ही आपने सीट त्याग दी है, आपने सीट जैसे पढ़ते पढ़ते या ट्रेनिंग लेते लेते ही, तो जो आपसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया है वो राशि
वसूली जाएगी नहीं, आपको वो जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या करें, किसी और स्टूडेंट की भी सीट ख़राब कर रही है। यदि आपको नहीं पढ़ना था तो आपको एडमिशन नहीं लेना था। अब यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती पाई जाती है, आप झूठा आपके द्वारा कुछ भी बताया जाता है, तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें जो भी अंतिम निर्णय होगा वो राज्य प्रशासन का होगा, और संशोधन भी राज्य प्रशासन के द्वारा ही या राज्य शासन के द्वारा ही किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण के सफल समापन यानी उत्तीर्ण के बाद में शासकीय सेवा कैसे मिलेगी, तो देखिए, आपने जब वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपकी प्री सर्विस की एग्ज़ाम होगी, उसकी फिर मेरिट बनाई जाएगी, और फिर जहाँ पर रिक्त सीटें होंगी वहाँ पर आपको मतलब चयनित कर लिया जाएगा, या आपको सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, 5 वर्ष की शासकीय सेवा आपको देनी है निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्थान में। बिल्कुल आप उसके लिए बाध्य है ना, आपको फिर से 2 लाख रुपए की वसूली आपसे की जाएगी, है ना, जो भी डिफ़ॉल्टर होगा, यानी जो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहेगा। ये नियम और शर्तें आप पढ़ लीजिए। 4 साल की इसकी ट्रेनिंग है, आपको हॉस्टल में रहना होगा, हॉस्टल के सभी नियमों का पालन करना होगा, और जब ट्रेनिंग चल रही हो तो कोई भी लड़कियां या कोई भी, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जो भी अवकाश है सिर्फ वही आपको मिलेंगे, और मेडिकल की स्थिति में सिर्फ 10 दिन का मिलेगा। जब आप ड्यूटी पर होंगे तो वहाँ पर आपको ड्रेस पहनना होगी, और जब आपका एडमिशन होगा तो उसी टाइम पे आपके पेरेंट्स या आपके जिनके भी पास आप रह रहे हो गार्डियंस, उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र भरवा लिया जाएगा कि आपसे कौन कौन मिल सकता है। इसके अलावा और किसी को आपसे मिलने की अनुमति नहीं होगी। कि जो ड्यूटी का समय है उस टाइम पे भी यदि कोई रिश्तेदार मिलने आता है तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। ड्यूटी में जब छुट्टी हो जाती है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि छात्राओं को कहीं पर भी घूमने की परमिशन हो, ऐसा नहीं होगा। और अब जब हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आप बाहर से भोजन नहीं कर सकते, आपको खाना वहाँ के मेस का ही खाना होगा, और आपको घूमने फिरने के लिए पर फिक्स टाइम अलॉट किया गया है, उसी टाइम पर आप घूम फिर सकते हो, और शाम को आपको घर आना, शाम को आपको हॉस्टल में आना होगा, और आने और जाने का टाइम आपको रजिस्टर में मेंशन करना होगा। सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है, और इसकी जो बॉन्ड राशि है वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपको बॉन्ड भरना ही होगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारे डाउट तो आपके क्लियर कर लिए। एक बार और देख लीजिए आपको क्या क्या रखना है। आपका प्रवेश पत्र, उसकी 2-3 फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, रिज़ल्ट उसकी फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र जो कैटेगरी वाले हैं, और सभी की फ़ोटोकॉपी भी रखना है और ओरिजिनल भी रखना है, और स्थायी निवासी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा आप। और साथ में कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, वैसे तो आजकल इसकी नहीं पड़ती है ज़रूरत इनकम सर्टिफिकेट की, तो और 10th और 12th की आपकी मार्कशीट। तो यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।